हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन एसएससी जीएल 2024 की जो 36 शिफ्ट आपकी हुई थी, ठीक है, उस उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। और अब तक अपन ने 9, 10 और 11 सितंबर को जो 3-3 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन किया है। 12 सितंबर को जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका भी अपन ने सोल्यूशन कर लिया, और आज अपन कर रहे हैं 12 सितंबर को जो आपका शिफ्ट सेकंड में आपका पेपर हुआ था उसको सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए अपन एक बहुत ही इजी वे में पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से मतलब पढ़ते हुए चलना है, कंसंट्रेट होकर आपको वीडियो को देखना है। और फिर भी यदि आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या कर मतलब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से अपन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन था 2.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर भाग 4 ऑफ 1/2 इंटू 8 माइनस 1 को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको जब भी आपके पास में ऐसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है। देखिए मैं फर्स्ट से आपको बता रही हूँ कि बोर्ड मास आपका क्या होता है। बोर्ड मास होता है आपका, पहला तो होता है आपका मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट आपका सोल्व होता है। फिर आपका होता है ओ, फिर आपका होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट में देखिए अपने पास छोटा ब्रैकेट है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 2.5 प्लस 1.5 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद में देखो भाग को नहीं करना, पहले ऑफ को सोल्व करना, मतलब 4 इंटू 1/2 को सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 4 में को 1/2 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या है आपका इंटू है 8 माइनस 1। अब देखिए पहले अपन ने छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर ऑफ को किया, अब क्या करेंगे भाग को, मतलब 16 में 2 का भाग देंगे, फिर 8 माइनस 1। देखिए 2 से काटोगे 8, 8 को 8 से इंटू करते हो 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 63। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए मतलब जो विभाजकता के नियम है आपके वो आपको आने चाहिए। देखिए 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, ओड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो संख्या जो डिजिट होती है उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ के आपस में माइनस करते हैं। माइनस करने पे यदि आपके पास में 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए कैसे, देखिए पहली संख्या से करते हैं। देखो 1, 9, 5 और इसके आगे तो मतलब है नहीं, तो आपको किसको जोड़ना है, 9 और 1 10 और 5 15 आ गया। ठीक है, और ये कि देखो 3 और 1 और 0 इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 4। इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखिए इवन और ओड प्लेस में जो डिजिट होते हैं उनको जोड़ने पे आपके पास में, उनको माइनस करने पे यदि आपके पास में 0 या 11 का मल्टीपल कुछ आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए पहली संख्या आपकी 11 से विभाज्य, आपको कौन सी ढूंढनी है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो इसको करते हैं तो देखो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 जाता है तो 0, 0 या 11 का मल्टीपल 11 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, 11 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी मल्टीप्लाई है आपकी क्या है, 11 का 11 से विभाज्य है। ठीक है, आगे वाले देखते देखिए 8 और 1 9 और 4 13, 13 में से 2 जाता है तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आता है, तो ये भी विभाज्य होगी। एक ही संख्या आपके पास में बच जाती है जो क्या हो जाता है आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अपन करके देख लेते, देखिए 9, 8 और 1 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से कितना, 2 0 1 मतलब 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10, और 10 आपका 11 का मल्टीपल नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया, ब्याज की दर कितनी थी। देखिए क्या कर रहा है, कितने वर्ष बाद में, 4 वर्षों के बाद में धन का 9/5 भाग, धन का 9/5 भाग, भाई जितना धन लिया था ना उसका 9/5 भाग। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि उसने कितना धन उधार लिया था, 5 भाग उधार लिया था और दिया कितना है उसने,
9 भाग दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, उसने ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए हैं, 4 रुपए दिए। ठीक है, तो देखिए अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ब्याज की दर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू क्या होता है आपका, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा ही कितना आ गया, 4 आ गया। P कितना है, 5 इंटू R अपन को पता करना है, P कितना है, 4/100। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और R कितना हो जाएगा, यदि 5 का भाग देते हो तो 20% क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, आपकी ब्याज की दर आ जाएगी, कोई कितनी, 20%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी बिंदु T से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 40 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी बिंदु T से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए एक वृत्त है और कोई बिंदु T है। ठीक है, कोई बिंदु T है जिससे स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कोई बिंदु मैंने मान लिया कोई बाहरी एक बिंदु है, इस बिंदु T से एक स्पर्श रेखा खींची गई है इस वृत्त पे से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 32 दे रखी है, और क्या दे रखा है, और केंद्र से T की दूरी, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से आपकी T की दूरी है वो कितनी है, ये है 40 सेंटीमीटर। आपको बताना है वृत्त का व्यास। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये क्या होती है, वृत्त की रेडियस होती है। तो देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं और जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये राइट एंगल पे मिलते हैं। बाहर से कोई स्पर्श रेखा खींचते किसी वृत्त पे और जो वृत्त की जो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, हमेशा समकोण कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए अपन को क्या करना है, ये वाला पता करना है। तो ये देखो 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार या आप बेस कुछ भी, आधार या आप लंब कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए कर्ण आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मान लिया लंब R है तो R स्क्वायर और आधार मान लिया 32, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से R स्क्वायर निकालेंगे तो 1600 माइनस 1024, इसको घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में यहाँ पे 5 में 5 आ जाएगा। ठीक है, और एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा, 576। तो R कितना हो जाएगा, देखो 576 आपका किसका स्क्वायर होता है, 24 का, तो R कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा। आपको पूछा क्या है इसने, व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी। व्यास क्या होता है आपका, डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब 24 का दुगुना 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो था इसका प्रॉपर मेथड। अपन इसको देखो ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 32 और 40, ये 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। आपको पता है कि 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो देखिए इसको किससे काटा, 8 से काटा, तो इसको भी 8 से इंटू कर लो, तो 8 से ये 24 आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ट्रिपलेट आपको याद है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, मतलब 3, 4, 5 कोई भी ट्रिपलेट है, उनका जो मल्टीपल होता है ना, वो भी क्या होते हैं आपके ट्रिपलेट ही होते हैं। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इनका कोई मल्टीपल है तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके ट्रिपलेट ही होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 से यहाँ से त्रिज्या देखो आपकी 24 आ जाती और व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन। सिद्धि अपने स्कूटर को रुपए 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए कितना लाभ मिल रहा है उसको, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर। तो यहाँ से देखो अपने पास में प्रॉफिट और एसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्या 1/6 आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट आपका 1, एसपी आपका 6। तो देखो आपको परसेंटेज में लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो अपन को इन रुपयों की जरूरत नहीं है। अपन इस रेशियो से क्या निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 6 की है
उसमें 1 का लाभ है तो खरीदा कितने में होगा, उसको 5 में खरीदा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो जो लाभ परसेंट होता है वो क्या होता है, लाभ कितने का, 1 का बटे सीपी कितना है 5 इंटू 100%। ठीक है, तो अब देखो इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, देखिए लाभ और एसपी का आपको रेशियो दे रखा है या लाभ क्रय मूल्य का आपको रेशियो दे रखा है और फिर लाभ परसेंट आपको कुछ भी पूछ रहा है ना, तो उस केस में क्या करोगे आप, इन पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे आप इस रेशियो से क्या निकालोगे, परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे। तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला सदस्य है। देखिए आपको मेल और फीमेल जो कैंडिडेट है उनका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी गई, मेल की संख्या कितनी बढ़ा दी, 200 इंक्रीज कर दी गई, तो यह अनुपात बढ़ गया, कितना हो गया, 5:6 हो जाता है। तो क्लब में कितनी महिला सदस्य थी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि पुरुष सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हो आप, महिला सदस्यों की संख्या में कोई चेंज नहीं कर रहे। महिला सदस्यों की संख्या पहले थी उतनी ही अब है। ठीक है, तो देखिए रेशियो में आपके पास में चेंज हो गया, रेशियो पहले 3 था अब 6 हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, रेशियो भी आपका सेम बनना चाहिए था, पहले फीमेल जितनी थी बाद में भी उतनी है। तो रेशियो में क्या करो आप, इसको सेम बनाओ पहले। ठीक है, 3 और 6 और 3 को सेम कैसे बना देते हो, यदि इस रेशियो को मैं 2 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो फीमेल की संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पूरा आपका जो ये रेशियो आपका 2 से इंटू होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये तो 6 है ही आपका। ठीक है, अब देखिए 4 से 6 आने में अनुपातों में कितना बढ़ रहा है, 1, जबकि वैसे पुरुष कितने बढ़े हैं, 200 बढ़े हैं, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 है। अब आपको पता किसकी करना है, महिला सदस्यों की संख्या पता करनी है। महिला सदस्यों की संख्या के लिए किससे इंटू करोगे, 6 से इंटू कर देंगे, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200 महिला सदस्य, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात आपको दे रखा है 5:4। ठीक है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी, मीटर में आपको बताना है कितनी दूरी तय कर चुका था। देखिए आपको क्या दे रखा है, पुलिसकर्मी और चोर की चाल का अनुपात दे रखा है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे चाल का अनुपात दे रखा है, लेकिन आपको ये क्या दे रखा है, चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था, डिस्टेंस दे रखी है, दोनों के बीच का गैप दे रखा है। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो चाल होती है ना वो क्या होती है, दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब चाल जितनी ज्यादा होगी दूरी उतनी ही ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यदि चाल का रेशियो दे रखा है तो दूरी का रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यदि आपको कभी चाल दे रखी हो तो और आपको समय का रेशियो बनाना हो तो समय क्या होता है, चाल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चाल आपके दे रखी है तो समय का जो चाल का अनुपात आपको दे रखा है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा चाल से चलोगे आपको समय उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं चाल और समय। ठीक है, और आपका यदि समय का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है, और फिर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होती है, आपको जितना ज्यादा समय होगा उतनी ज्यादा दूरी तय करोगे, आप जितनी देर तक चलोगे उतनी ही ज्यादा दूरी तय करोगे। तो ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जो आपका समय का रेशियो है वही क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता है, तो देखो यहाँ से आपका जो दूरी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, दूरी का रेशियो भी 5:4 ही आ जाएगा। यदि पुलिस ने 5:4 मतलब 5 दूरी तय की है तो चोर ने 4 दूरी तय की है। ठीक है, अब देखें इन दोनों के बीच में वैसे कितने का गैप है, 150 मीटर का। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का, तो ये 150 1 की वैल्यू हो जाएगी। आपको पूछा क्या है इसने,
कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है। चोर ने कितनी दूरी तय की है 4, तो इंटू कर देंगे अपन 4, कितना हो जाएगा 15 जो 60 होता है, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर की दूरी तय की है किसने, चोर ने। ठीक है, तो बिल्कुल एजुकेशन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरण के लिए ए और बी का मान क्या होगा जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए जब भी आपके पास में ये आ जाएगी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपके क्या होते हैं, परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे a1 कितना है, a है, बटे b a1 a2 कितना है 3, बराबर हो जाएगा आपका b1 कितना है b, बटे b2 कितना है माइनस का 5 माइनस 2a। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके c1 बटे c2 के 2 बटे 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं इन दोनों कंडीशन को ले लेती हूँ अनुपातों को, क्यों, a की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे देखो इसको लोगे तो b और नीचे a भी है, तो दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं, पर इन दोनों को लेके पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करोगे a बटे 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 बटे 6 के। ठीक है, तो 3 से 2 बार काटोगे, 2 से 2 बार कट जाएगा 2, तो a कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेते हैं, इन दोनों कंडीशन को ले लेते हैं। अब b बटे माइनस का 5 और a की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इधर 1 बटे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस की 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 और माइनस 1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 1 और माइनस 1 आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में है। यदि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो बेलन है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। तो पहले बेलन का मान लेती हूँ r1 त्रिज्या और ऊंचाई h1 मान लेती हूँ, और दूसरे बेलन का r2 और h2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। देखिए अब ये अनुपात चाहिए अपन को, यहाँ पे 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r1 कितना दे रखा है आपको 4, और h1 कितना दे रखा है ऊंचाइयों में ये 5। ठीक है, बटे r2 कितना है 5 और h2 कितना है 7। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4:7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शा रहा है कि क्रिकेट पर जो राज्य सरकार ने 22% खर्च किया है, बास्केटबॉल पे 17%, टेनिस पे 14%, गोल्फ पे 10%, हॉकी पे 11%, चेस शतरंज पे 11% और फुटबॉल पे 15% ऐसे खर्च किया है। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, यदि टेनिस और फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 1,45,000 है, तो दिए गए सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि रुपए में आपको बतानी है। देखिए 1,45,000 आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है टेनिस और फुटबॉल पर। टेनिस और फुटबॉल पर 1,45,000 व्यय किया गया है। टेनिस और फुटबॉल पर टोटल कितना परसेंट व्यय किया गया है, ये देखते हैं अपन। देखिए टेनिस का आपका टेनिस पर 14% और एक क्या फुटबॉल पर 15%, मतलब 29% टेनिस और फुटबॉल दोनों पे मिला के किया गया है। वैसे रुपए में 1,45,000, तो 1,45,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी 29% की। ठीक है, और सभी खेलों पे कितना 100%, भाई सबको जोड़ोगे तो 100%, तो इंटू कर लेंगे अपन किससे 100 से। ठीक है, तो देखिए 29 से काटेंगे, 29 5 145 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 लाख रुपए आपके पास में क्या आ जाएगी, टोटल राशि आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 5 लाख राशि टोटल सभी खेलों पे खर्च। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों के
अध्ययन में दिए गए समय को दर्शाता है। ठीक है, पाई चार्ट का अध्ययन करे और प्रश्न का उत्तर दे। देखिए आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें क्या कर रखा है, गणित में कितना परसेंट समय दिया है, भौतिक विज्ञान में कितना परसेंट समय दिया है, रसायन विज्ञान में कितना परसेंट समय दिया है, पढ़ने में अंग्रेजी में 15% और हिंदी में 18, ये आपको दे रखा है, ये वितरण आपको दे रखा पाई चार्ट में। आपको बताना क्या है, देखिए यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो गणित कितने घंटे पढ़ता है। देखिए अंग्रेजी पढ़ रहा है 3 घंटे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को परसेंट में कितना टाइम दे रहा है, 15% टाइम। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 घंटे किसकी वैल्यू हो जाएगी, 15% की वैल्यू हो जाएगी। और अपन को पूछा है गणित में उसने कितने घंटे दिए, तो गणित के लिए किससे इंटू कर देंगे, 35% से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 7 बार। गणित में कितना टाइम दे रहा है, 7 घंटे दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक प्रकार के कितने 20% है, ठीक है, बी प्रकार में 20%, सी प्रकार में 30% लिखना है। ठीक है, पांच भाग उसमें अलग अलग आपको दर्शाना है। ठीक है, अब ये आपको करना है, क्वेश्चन क्या बताया, यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी है तो विभाग में श्रम है। विभाग डी में क्या है, 30% कर्मचारी है। सबसे पहले ये बताओ टोटल कर्मचारी है 20,000 है, 20,000 में डी 30%, 20,000 30% डी विभाग में कर्मचारी, तो डी विभाग में टोटल कर्मचारी कितने, 20,000 का 30%। ठीक है, आपको करना क्या है, इस विभाग में क्या 30% महिला कर्मचारी है तो विभाग पूरा कर सकते हैं। वही जिधर टोटल लोग 30% महिला है तो 70% कर्मचारी, तो विभाग में टोटल कर्मचारी है इनका 70% कुल कर्मचारी है, तो 70% मतलब 7/10। ठीक है, 100 कितना देगा, 7 21 20 भैया से जाएगा पूरा मिल जाएगा, कौन से हो जाएगा नंबर आपका, डी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, दी गई तालिका 6 महीने की अवधि के लिए किसी कंपनी द्वारा लोहे की छड़ों के उत्पादन को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो क्या कर रहा था, महीने जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर और नवंबर में उत्पादन 60 छड़, 75 छड़, 45 80 90 और 108 आपको ऐसे दे रखा था एक सारणी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, सर्वाधिक उत्पादन वाले महीने और न्यूनतम उत्पादन वाले महीने का अनुपात ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक उत्पादन किस महीने में हुआ, नवंबर में, कितने का, 108 का। ठीक है, और न्यूनतम उत्पादन किस महीने में हुआ, मई में, कितने का, 45 छड़ का। ठीक है, ये अनुपात है आपको पूछा था। देखिए 9 से कटेगा, ये 9 18 और ये 9 5 45, तो अनुपात कितना आ गया, 12:5। बिल्कुल एजुकेशन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 180 था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, रुपए में छूट ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल एजुकेशन, 180 अंकित मूल्य है, 15% की छूट मिल रही है, तो कितने की छूट मिलेगी, 15/100 कर लो। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटोगे 9 बार, और ये 2 से 5 बार, 5 से इसको काटोगे कितने बार, 3 बार, कितना आ जाएगा, 27 रुपए की छूट मिल रही है उसको। बिल्कुल एजुकेशन था, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न को हल कीजिए। क्या हल करना था आपको, 1/1 प्लस कोस थीटा प्लस 1/1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 2 ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको माना है, एक को, एक का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अपन को किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में क्या आपको आंसर देखना है। देखिए क्या, 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर 2 लग ही रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन,
त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। और भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है। देखिए मैं मान लेती हूँ एबी की जो लंबाई है वो कितनी है, एक्स है, तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी, एबी की लंबाई के 2 गुने से 2 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बीसी की लंबाई। और एसी की लंबाई क्या है, भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, कौन, एसी। भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजाएं आ गई त्रिभुज की, एबी बीसी और एसी, ठीक है। अपन को परिमाप दे रखा कितना, 40, तो x प्लस 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 10, ये तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है, परिमाप 40 दे रखा है। कर लेंगे यहाँ से सोल्व, कितना आ जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8, इधर जाके कितना बच जाएगा 32, ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा आपकी यही होगी, कौन सी, ए बी होगी। और देख लेते ये बीसी कितने हो जाएगी, 8 दूना 16 माइनस 2 ये 14 हो जाएगी, ये भी बड़ी है। और ये 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, ये भी सही है, सबसे बड़ी है, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा आपकी ए बी हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी, ए बी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल एजुकेशन था। देखिए आगे वाला, यदि m प्लस n बराबर 24 है तो m माइनस 16 का होल क्यूब प्लस n माइनस 8 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप वैल्यू पुट करके करोगे तो बिल्कुल इजीली कर लोगे। कैसे, कुछ भी वैल्यू रख लो लेकिन दोनों का योग 24 आना चाहिए, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू रख लेती हूँ, m की रख लेती हूँ 20 और n को रख लेती हूँ 24, ठीक है, वो 4, n को रख लिया 4, यहाँ पे पुट करते हैं। देखो अपन m की वैल्यू 20 माइनस 16 4 का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे n कितना है 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 का क्यूब। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, क्योंकि ऊपर क्या है, घात आपकी ओड है, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, कट के 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्या करोगे, वैल्यू पुट करके ही कर लोगे, ठीक है। देखिए और यदि आप मेथड से करना चाहो तो भी क्या करोगे, देखो अपन को -16 और -8 चाहिए, तो m माइनस 16 कर लो, n माइनस कितना कर लो आप। देखिए यदि मेथड से कर लेंगे वैल्यू से बिल्कुल यदि अपन मेथड करते हैं कैसे करेंगे, देखो मेरे को क्या चाहिए m माइनस 20 तो मुझे m माइनस 16 दे, और यहाँ पे क्या चाहिए n माइनस 8 चाहिए, ठीक है, तो मैंने n माइनस 8 दिया। अब देखो इधर क्या किया है मैंने, माइनस का 24 है, माइनस 24 इधर माइनस 24 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पूछा क्या है, m माइनस 16 का होल क्यूब प्लस n माइनस 8 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या है ना। तो ये क्या करेंगे अपन, n माइनस 16 ये और ये क्या है n माइनस 8 इसका कर लिया मैं, होल क्यूब कर लिया, ठीक है। इधर क्या जाएगा, फोर लगा देंगे, इसकी लिखा 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप आगे रोज का 0 हो जाएगा, क्या आगे आप कर देंगे n माइनस 16 होल क्यूब प्लस n माइनस 8 का होल क्यूब प्लस, तो प्लस आ जाएगा, इनको क्या करेंगे, इन करेंगे, n माइनस 16 इंटू n माइनस 8, अंदर क्या आ जाएगा आपका a टू b, a कितना है माइनस 16 और b कितना है n माइनस 8, b यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 16 का होल क्यूब n माइनस 8 का होल क्यूब, इसको वेरीफाई नोट करना है। अब उनको इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो जाएगा कोई वैल्यू होना चाहिए, ये भी क्या चाहिए, तो इसकी पूरी के पास 0 है, तो इतना होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें भी वैल्यू पुट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये चार वाले जो भी है वो लेकिन उन दोनों का योग आना चाहिए, तो इस आना चाहिए, ठीक है, तो राउंड आना जाएगा, दोनों जाएगा रोटा जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा बटे cos थीटा, इधर 3 है और 7 को इधर लाते हैं तो 3 बटे 7 बन जाएगा। अब देखो यदि यहाँ पे आपको कोई भी स्क्वायर या क्यूब ये नहीं दिया हुआ, मतलब घात सेम है, ठीक है, इनकी डिग्री सेम है, घात सेम है, तो आपको सिंपली क्या करना है,
साइन की वैल्यू, साइन की जगह 3 रख लो और कोस की जगह 7 रख लो। ठीक है, तो साइन की जगह 3 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 7 ये 21 प्लस 5, कोस की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा उसकी जगह साइन की जगह 3 रखना है तो 7 ये 21 माइनस 2 कोस थीटा, कोस थीटा 7 दूना 14। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितने बार 7 8 56 होता है तो कितना हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको वर्गों का योग आना चाहिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो योग नहीं पूछ रहा, औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे अपन n से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन को औसत चाहिए तो कितनी संख्या है n संख्या है तो n से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से n आपका क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा और देखिए क्या हो जाएगा 46, ये क्या हो गया एवरेज, एवरेज क्या हो गया n+1 2n+1 बाई 6। n अपन को कितना दे रखा है यहाँ पे 46, 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा 47 और यहाँ पे देखो 46 तो ना 92 और 1 कितना हो जाएगा 93। ठीक है, नीचे आ गया 6, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 31 बार कट जाएगा। अब देखिए 47 को 31 से इंटू कर लेते हैं और 2 की डिजिट का अपन को पता है कि दो डिजिट होता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए 7 को 1 से इंटू करते हैं तो 7, फिर 7 को 3 से इंटू करेंगे 21 और 4 एकम 4, 21 और 4 25, हासिल में 2 चला जाएगा। 4 को 3 से इंटू करते हैं तो 4 से 12 और 2 14, इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 2 7 14, फिर 2 दूना 4। ठीक है, फिर आ जाएगा देखो 2 6 2 अंटी 16 और 2 5 10, कितना आ जाएगा 728.5 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 728.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, देखो यदि, देखिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, एक बार ऑप्शन लिख लेती हूँ मैं। इसके ऑप्शन है 2 3/2 1/√3 और डी ऑप्शन है आपका 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोट की घात 4 की माइनस कोट स्क्वायर 5 बराबर 1 है तो कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो यदि अपन वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, देखो ना, तो अपन क्या करते हैं इसको वैसे मेथड से ही करते हैं। देखो मेथड से भी क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ये। देखिए अपन को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए इस कोट को मैं इधर ले जाऊं, कोट की पावर 4 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं इस कोट को यदि इधर ले जाऊं तो ये 1 प्लस बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूं कोसेक, इसको लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखिए कोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, कोट को क्या लिखते हैं अपन कोस बटे साइन, तो कोस की पावर 4 बटे साइन की पावर 4 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन, तो साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे पावर 2 बन जाएगी, मतलब आपके पास आ गया कोस
की पावर 4 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई है, साइन स्क्वायर 5। और ये वाली वैल्यू कोस की पावर 4 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या, साइन स्क्वायर 5। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, साइन स्क्वायर 5 और आगे क्या है आपका कोस स्क्वायर 5। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज DEF में D का समद्विभाजक भुजा EF को भुजा बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। यदि DE के बराबर 36 सेंटीमीटर है, DF बराबर 40 सेंटीमीटर है और EF बराबर 38 सेंटीमीटर है, तो NF की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है, क्या, DEF। ठीक है, DEF एक त्रिभुज है। D का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब यहाँ पे ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, DE की वैल्यू क्या दे रखा है अपन को, 36 सेंटीमीटर। DF की वैल्यू दे रखा है 40 और इस पूरे EF की वैल्यू कितनी दे रखा है, 38 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको बताना क्या है, NF की वैल्यू बतानी है। तो देखिए एक आपको ज्योमेट्री में एक त्रिभुज की आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो आपको याद रखनी है कि जब भी आपको कोई समद्विभाजक सामने वाले भुजा को दो भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में, 2 भागों में विभाजित करता है। कोई भी समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो जो ये दोनों भुजाएं होती है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजा DF और DE का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा FN और EN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इनके अनुपात के बराबर होता है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता रखनी है। यदि ये प्रॉपर्टी याद है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए अपन को DF की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40। ठीक है, DE की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ये अनुपात कितना है, अनुपात 40 और 46 का अनुपात बनाते हैं, मतलब बनाते हैं 40 और 36 का, कितना हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी हाँ इसमें तो ये सही है। ठीक है, 40 और मतलब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 10 और 4 से काटेंगे तो 9, मतलब एक 10 अनुपात 9 के अनुपात में इस भुजा को डिवाइड करेगा। ये जो खींचा गया है डी से कोई समद्विभाजक खींचा गया है, वो क्या कर रहा है, इस भुजा को 10 अनुपात 9 के अनुपात में डिवाइड कर देगा। पूरी भुजा की लंबाई अपन को कितनी दे रखी है, 38 दे रखी है। अनुपातों में कितनी है लंबाई, 10 और 9 19 है। आपको पूछा क्या है, NF की लंबाई पूछा है, तो NF की लंबाई के लिए किससे इंटू करोगे आप, 10 से इंटू कर दोगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 19 से काटोगे 2 बार और ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई समद्विभाजक सामने वाली भुजा को किस अनुपात में डिवाइड करता है, ये कोरेस्पोंडिंग भुजाएं होती है, इनका जो अनुपात होता है वही क्या होता है, इसका अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। देखिए क्या दे रखा है आपको, गुलबहार के शुरू में 6 पौधे हैं, ठीक है, जिसे मैंने लिख लिया है, और चमेली के कितने पौधे हैं, 26 पौधे हैं। ठीक है, गुलबहार के प्रत्येक वर्ष 3 नए पौधे उगाए जाते हैं, जबकि चमेली के 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। आपको बताना है कि कितने वर्ष के बाद में इनकी संख्या बराबर हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं, आप ऑप्शन पे जाओ और इसको डायरेक्ट ऑप्शन रख के कर दो। देखिए एक वर्ष में 3 पौधे उगाए जा रहे हैं, तो 6 वर्ष में कितने, मैं पहला ही ऑप्शन लेती हूँ, 6 वर्ष में 18 पौधे उगाए जाएंगे। ठीक है, तो 18 4 18 और 6 24 हो जाएंगे, और 26 पौधे पहले से हैं चमेली के,
प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो रहे हैं, तो 6 वर्ष में 12 पौधे खत्म हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 14। बताओ 24 और 14 आपका बराबर है क्या? नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यदि एक वर्ष में 3 पौधे तो 5 वर्ष में 15, टोटल कितना 21। एक वर्ष में 2 पौधे खत्म हो रहे हैं तो 5 वर्ष में 10 पौधे, तो कितना 16। 21 और 16 आपका बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं। एक वर्ष में 3 तो 4 वर्ष में कितना 12 पौधे और लगाए जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 वर्ष के बाद में? ये हो जाएंगे 18। और यहाँ पे देखो 26 पौधे हैं, एक वर्ष में 2 खत्म हो रहे हैं तो 4 वर्ष में 8 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 26 में से 8 खत्म हो रहे हैं तो 18 बच जाएंगे। तो देखिए बराबर आ रही है क्या संख्या? तो कितने वर्ष बाद में हो जाएगी बराबर? 4 वर्ष बाद में दोनों पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में पूरा भर जाए? देखिए क्या है, दो पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए है वो टैंक को कितने मिनट में भर सकता है? 48 मिनट में, और पाइप बी 66 मिनट में भर सकता है। ठीक है, देखिए क्या करना है अपन को भाई, टैंक की अपन को क्षमता पता करनी है। एलसीएम लेंगे 48 और 66 का। ठीक है, तो देखिए 48 और 66 का एलसीएम लेने के लिए देखो इसको 48 को मैं क्या लिख दूं 6 × 8। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 11। देखो 6 दोनों में कॉमन है, 6 तो आ जाएगा। ठीक है, 6 एक बार आ जाएगा, फिर 8 × 11 ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, और 48 को 11 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका 528। क्या आ जाएगा एलसीएम? क्या आ जाएगा 48 और 66 का? 500 वो 6 × 8 × 11 कितना आ गया? 528 आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि अपन यहाँ पे 28 का भाग देते हैं, इसका 48 का भाग देते हैं किसमें? 528 में, तो कितना आएगा? देखो 6 8 48 होता है तो कितने बार चला जाएगा? 11 बार चला जाएगा। ठीक है, 528 में अपन 66 का भाग देते हैं तो 11 से 66 कितनी बार चला जाएगा आपका? 8 बार चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्या निकाल लिए? ये क्या आ गई? टैंक की क्षमता आ गई। टैंक में कितना पानी आ सकता है? 528। ठीक है, 1 मिनट में जो पाइप ए है वो कितना भाग भर सकता है? 11, और पाइप बी है वो कितना भाग भर सकता है? 8। ये 1 मिनट की क्षमता आ गई ए और बी की। अब देखिए आपको आगे क्या बोला है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, दोनों पाइपों को क्या कर रहे हैं? एक साथ खोल रहे, तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में पूरा भर जाए। ठीक है, देखिए किसको? पाइप बी को बंद कर रहे हैं। अब ये टाइम अपन को पता करना है कि कितने मिनट बाद में बंद किया कि 32 मिनट में पूरा पाइप वो पूरा टैंक भर गया। तो देखिए अपन को दिमाग ये लगाना है कि भाई 32 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, तो पाइप बी को बंद किया है, पाइप ए तो पूरे 32 मिनट तक चालू रहा है। ठीक है, तो पाइप ए ने कितना भाग भरा है ये अपन पता कर लेते हैं, तो बचा भाग बी ने भरा होगा, तो पाइप ए ने कितना भाग भरा है? 1 मिनट में 11 भाग, तो 32 मिनट में कितना भाग भरा है इसने, ये अपन पता कर लेते। कितना हो जाएगा आपका? 352 आ जाएगा। 352 भाग तो अकेले ए ने भरा है, बचा कितना? 352 अपन माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 176। ठीक है, 176 भाग किसने भरा है? बी ने भरा है। अब अपन पता करते हैं कि 176 भाग को बी को भरने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो 176/8, 8 से देखो 8 दूना 16 और 1 बच गया, 8 दूना 16, 22 मिनट में पाइप बी ने 176 भाग को भरा है। तो 22 मिनट बाद में क्या कर दिया गया था? पाइप बी को बंद कर दिया गया था और पाइप ए चालू था। ठीक है, तो एक अपन को थोड़ा सा दिमाग लगा कि इस क्वेश्चन को करना है, तो कितने मिनट बाद में बंद कर दिया गया? 22 मिनट बाद में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला कौन?
देखिए आगे वाला प्रश्न आपका क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, 44 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता है। देखिए आपका एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ये तो आपका वर्त हो गया। मान लिया कि ये वाला आपका त्रिज्यखंड मतलब पूरे वर्त का एक खंड, और इसका जो कोण है वो कितने 30 डिग्री कोण का क्या है, एक आपके पास त्रिज्यखंड है, ठीक है ये वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये इसके जो चाप की लंबाई, इसकी 44 सेंटीमीटर चाप, भाई इसका चाप कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, ये इसकी लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर है। देखिए पूरे वर्ग का जो चाप होता है, पूरे वर्ग की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो किसी भी त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो किससे इंटू कर देते हैं, थीटा बटे 360 से। ये अपन को इसमें क्या दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अपने पास थीटा भी है, पाई की वैल्यू अपन 22/7 लिख लेते हैं, और आर यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो देखिए 2 × 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। थीटा कितना हो जाएगा, 30/360 बराबर 44। देखिए 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 3 से काटेंगे कितना 12। तो यहाँ से देखो आर की जो वैल्यू आएगी 12 को 7 से इंटू करेंगे तो 84 सेंटीमीटर निकल के आ जाए, ठीक है। अब क्षेत्रफल बताया पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर को अपने वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। त्रिज्यखंड का निकालना तो 360 से इंटू कर दो। अब देखो सोल्व कर लेंगे, 22 से 7 आगे 84 है तो 84 स्क्वायर है, 84 30 जाएगा, ठीक है। 7 काट दे कितना पड़ेगा, 12 पड़ेगा, यहाँ पे 0 से 3 काटे तो 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको 22 को 84 से करना है, तो क्या करते हैं गैर लेंगे, पहले 84 को 3 कर लेते हैं, यहाँ 8 8 1 से यहाँ इसको अपन 11 से पढ़े, ठीक है। सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, ठीक है। 11 का प्रोसेस पता है कि 11 किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके करें, देखो कितना हो जाएगा, 8 8 में 14 हाथ से ले जाएगा और फिर आ जाएगा 1, कितना आएगा आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या आया था, क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 7 tan थीटा = 3 है तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा बटे cos थीटा, इधर 3 है और 7 को इधर लाते हैं तो 3/7 बन जाएगा। अब देखो यदि यहाँ पे आपको कोई भी स्क्वायर या क्यूब ये नहीं दिया हुआ, मतलब घात सेम है, ठीक है, इनकी डिग्री सेम है, घात सेम है, तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन की वैल्यू, साइन की जगह 3 रख लो और कोस की जगह 7 रख लो, ठीक है। तो साइन की जगह 3 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 7 ये 21 प्लस 5, कोस की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, उसकी जगह साइन की जगह 3 रखना है तो 7 ये 21 माइनस 2 कोस थीटा, कोस थीटा 7 दूना 14। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितने बार 7 8 56 होता है तो कितना हो जाएगा 8, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको वर्गों का योग आना चाहिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो योग नहीं पूछ रहा, औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे अपन n से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन को औसत चाहिए तो कितनी संख्या है, n संख्या है तो n से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से n आपका क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा 46, ये क्या हो गया एवरेज, एवरेज क्या हो गया n+1 2n+1/6। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति अपने प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप
चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल रुपए 300 का व्यय होता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करने की आवश्यकता है। मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन बेसिक से करेंगे। देख क्या दे रखा है अपन को, चावल और गेहूं, ठीक है। चावल कितने केजी है, चावल कितना केजी उपभोग कर रहे हैं अपन, कितना केजी लेके आ रहे हैं 20 केजी, और गेहूं कितना है 8 केजी है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, चावल की कीमत क्या है, गेहूं के मूल्य की 20% है। 20% का मतलब 1/5। तो कीमत देखो, कीमत या मूल्य, कीमत या मूल्य, ठीक है। यदि मैं मान लूं कि गेहूं का मूल्य 5x है तो चावल का मूल्य क्या हो जाएगा 1x या x मान सकते हैं, ठीक है। अपन को टोटल खर्च दे रखा है 300 रुपए। देखिए टोटल व्यय या जो खर्च होता है वो क्या होता है आपका, टोटल व्यय या खर्च जो होता है वो क्या होता है, भाई आप कितना उपभोग कर रहे हैं और किस भाव से वो खरीद रहे हैं, कीमत क्या है उसकी। जैसे मार्केट में, चलो मार्केट गए 10 केजी आलू खरीद के लाए, 1 केजी का मूल्य आपका 8 रुपए पर केजी है, तो आप टोटल कितने रुपए दे के आओगे वहां पे, 10 × 8 80 रुपए दे के आओगे ना, ठीक है। तो टोटल व्यय या खर्च क्या हो जाता है, उपभोग इंटू कीमत, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसी को करते हैं कि देखिए यहाँ पे टोटल खर्च कितने करके आ रहे हैं, 20 केजी चावल लेके आ रहे हैं, ठीक है, और 1 केजी का मूल्य x रुपए पर केजी है। तो देखो 20 केजी कितने में आएगा, 20x में आएगा, ठीक है। ऐसे 8 केजी गेहूं लेके आ रहे हैं, 1 केजी का मूल्य 5x है, तो 8 केजी कितने में आएगा 40x में आ जाएगा। ये क्या है, टोटल खर्च है, और टोटल खर्च अपन को कितना दे रखा है 300 रुपए दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 300 की हो जाएगी। यहाँ से देखो अपन x निकालेंगे 60x 300 के बराबर हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5। मतलब गेहूं की कीमत क्या थी 5x मतलब 25 रुपए पर केजी, ठीक है, और चावल की कीमत क्या है 5 रुपए पर केजी, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि, 25 में 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखो 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, 25 में 5 की वृद्धि, मतलब गेहूं का कीमत अब क्या हो गई 30 रुपए पर केजी हो गई। लेकिन देखो आपको क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, चावल का मूल्य कितना था 5 रुपए पर केजी, और गेहूं का उपभोग कितना था 8 केजी। ये क्या है, स्थिर है, मतलब पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। गेहूं अभी भी आप कितना मूल्य बढ़ने के बाद में भी गेहूं कितना केजी लेके आ रहे हो 8 केजी। तो देखिए 8 केजी गेहूं लेके आ रहे हो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए देके आए हो 240 रुपए किसके देके आए हो, गेहूं के देके आए हो। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा था, तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो अपन को अपने पास अभी भी 300 रुपए है, जिसमें से 240 रुपए के अपन गेहूं खरीद के लाए हैं, बचे कितने 60 रुपए में अपन क्या लाए हैं चावल का मूल्य सेम है, मतलब चावल पहले 5 रुपए पर केजी में आ रहा था, तो अभी भी क्या आ रहा है 5 रुपए पर केजी में ही आ रहा है। तो चावल अब कितना खरीद के लाएंगे 12 केजी खरीद के लाएंगे, ठीक है। पहले चावल कितना केजी खरीद के ला रहे थे 20 केजी, अब चावल कितना खरीद रहे हैं 12 केजी। कितने की कमी हो गई, यहाँ से यहाँ पे 8 केजी की कमी हो गई, किस में से हुई है कमी 20 में से, इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 20 से काटेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 40% की चावल के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो 12 सितंबर को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था वो अपन ने पूरा कर लिया। एक इजी वे में इसको पेपर को सोल्व कर रहे हैं, और आगे के शिफ्ट के भी अपन सोल्व करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।